नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय मंडल यात्रा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। इस समय हैं हम उदयपुर, आहरण, आगरा में। तो इस समय यहां पर देख रहे होंगे कि हमारे सामने बैठे हैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, जो मंडल यात्रा को लेकर के चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मंडल कमीशन की अनुशंसाएं हैं उनको वो लागू कराना चाहते हैं और जातिगत जनगणना एक अहम मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। और साथ में आप देखे होंगे कि इतने सारे हम लोगों के साथ में जो ग्रामीण हैं वो जुड़े हुए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जो अनिरुद्ध सिंह विद्रोही जो ये मंडल यात्रा लेकर के चल रहे हैं गांव-गांव में, क्या पहले भी कभी ऐसी मंडल यात्रा कहीं देखी या सुनी, या इसका मतलब महत्व है आज के समय में? मैंने तो इस तरह का कोई कार्यक्रम न देखा है न सुना है। ये सब चीज़ें उस समय, जिस समय राष्ट्रीय जनता दल की सरकार और उस समय जो आंदोलन चला था, उस समय ज़रूर ये बातें सुनी थी। उसके बाद राजनीति को कहीं और दिशा दे दी गई और वर्तमान में इस विषय पे, इस मुद्दे पे ना तो कोई राजनीतिक पार्टी बात कर रही है, ना कोई सामाजिक संगठन आगे आ रहा है। आप हमारे बीच आए और इन्होंने कार्यक्रम कराने की बात कही, तो मैंने इस कार्यक्रम को शुरू होने से पहले ही कहा था कि बीपी मंडल का नाम बहुत सारे लोग यहाँ इस तरह के बैठे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में पहली बार सुना होगा। ये वर्तमान स्थिति है इस गाँव की। तो मंडल कमीशन की दो अनुशंसाएं लागू हुई, एक रोजगार में आरक्षण और शिक्षा में आरक्षण। उसी चीज़ को निजीकरण किया जा रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखना तो जागरूक आदमी को सब पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन धर्म की लड़ाई के नाम पर, किसी और मुद्दे के भटकाने के नाम पर उससे मुख्य विषय बनने नहीं दिया जा रहा है। ये साजिश जो है इसके पीछे चल रही है। अन्यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीनों राज्य के विषय होने चाहिए और राज्य को इस पे काम करना चाहिए। वो सब बातें नहीं हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं विशेष तौर पे ओबीसी का, क्योंकि एससी वर्ग जहाँ तक है वो जागरूक है, उसके हितों पर कुठाराघात नहीं हो रहा है। ये ओबीसी के हितों पे कुछ सीधा कुठाराघात हो रहा है, जिसे हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं और इसका परिणाम जो है हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भुगतेंगी। तो क्या देख रहे हैं, जो मंडल यात्रा का प्रभाव जो उदयपुर गांव में कुछ पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग हमारे बीच यहाँ आए हैं। जब तक कोई सवाल नहीं किया जाएगा, जब तक कोई सवाल रखा नहीं जाएगा, तो हमेशा ऐसा होता रहता है कि दर्पण कितना भी चमकीला हो, धीरे धीरे उस पर धूल छा जाती है। अगर कोई आके साफ कर देता है तो उसका चेहरा जो है साफ दिखाई देने लगता है। इसी तरह अनिरुद्ध सिंह विद्रोही हमारे बीच आए हैं और ये सवाल हमारे बीच उठाया है, तो हमारे जो साथी हैं जागरूक होंगे और आगे इनका जो भी कार्यक्रम होगा उससे अपडेट भी रहेंगे। और लखनऊ में जो कार्यक्रम होगा उसके लिए भी यहाँ लोगों से जो है जागरूकता आएगी, उसमें भी भाग लेने की, भागीदारी करने की व्यवस्था की जाएगी। चलिए और लोगों से जानते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह यादव। चंद्रपाल सिंह यादव जी, क्या करते थे आप? सर्विस किस में आपने सर्विस की और कहाँ की? पीएनटी में सर्विस की, जिसे अभी डॉट बोला जाता है। पीएनटी में आपने सर्विस की? हाँ। तो क्या लगता है इस समय जो आपने सर्विस के दौरान देखा, क्या लगता है कि कहीं पिछड़ों के जो हक हैं वो कहीं छीने जा रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? प्योर लगता है छीने जा रहे हैं। ओबीसी के 100% छीने जा रहे हैं। निजीकरण आने से आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ छिनने ही वाला है। कोई भी इसमें एससी और ये एसटी, ओबीसी कुछ भी नहीं है। जो बोल रहे हैं कि एजुकेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से उसे वैकेंसी मिलेगी, वो भी मुश्किल है, नहीं मिलने वाली है। हक तो छिन रहे हैं। तो क्या ये लोगों का मानना है कि आप हिंदू धर्म को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं? तो क्या यहाँ पर जो जातिगत जनगणना की इतने सारे लोग मिल करके आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या आप हिंदू धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं जातियों में? नहीं, तोड़ने की बात नहीं है। जाति गणना तो जो जाति बना दी है तो उसके हिसाब से होना चाहिए और उस हिसाब से रोजगार भी है, परसेंटेज के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से मिलना चाहिए। हिंदू धर्म को तोड़ नहीं रहे हैं, हिंदू धर्म को और बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं पिछले 2024 में अब चुनाव होने हैं, 9 साल मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ने पूरे किए हैं, तो क्या देख रहे हैं कि 9 सालों में आप कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं? कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है हमको। तो जब एक बेरोजगार है, बेरोजगार तो मेन मुद्दा है भाई। विकास कब होगा? जब रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, मानिए घर में 4 कैंडिडेट हैं, किसी 2 को या 1 को रोजगार मिलता है तो उसके मदर फादर भाई कुछ न कुछ धंधा ये वो कुछ करने के लिए सोचेंगे। और जिसे रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो तो जहाँ का था वहीं रहेगा और उससे भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा।
तो 2024 में क्या बीजेपी सरकार बनेगी या कोई अन्य भी बन सकता है? अन्य भी बन सकता है यदि जागरूकता आ जाएगी तो। कौन कौन विकल्प हैं? जागरूकता के विकल्प यही है। कौन कौन है जो इस समय 2024 में अगर बीजेपी सरकार को हरा सकते हैं, तो कौन विकल्प देख रहे हैं आप? एकता। एकता। हाँ, लेकिन एकता की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश जी अभी गठबंधन में नहीं आए हैं, तो फिर कैसे एकता देख रहे हैं आप? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? लगता है। लगता है, प्योर आएंगे। किन का लगता है? और जो बसपा है सुप्रीमो मायावती जी भी एकता में आएंगी? वो भी आएंगे, समय के अनुसार सब आएंगे। 2024 में महागठबंधन बनेगा? बनेगा, अच्छा, आपको लगता है ये हमको लगता है। यदि सुलह हो जाएगी तो बिल्कुल बनेगा, हाँ। अन्यथा बनने वाला नहीं है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो नहीं बनेगा, नहीं, सरकार नहीं बनेगी। कोई सवाल नहीं। चलिए गांव के और लोगों से, दादा क्या नाम है आपका? नाम का चुनाव मैं नाम भैया कुपड़ हूँ। अच्छा अच्छा जी, क्या नाम है दादा? बाप बताइए क्या नाम है आपका? इधर पूछ लो। और आपका? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह। चलिए, हाँ हाँ हाँ, एक एक सवाल पूछते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार। तो संजीव कुमार जी बताइए, क्या लगता है आपको कि गठबंधन में सरकार बनेगी इस बार? बनेगी, गठबंधन में सरकार बनेगी। हाँ। और जाति गणना तो होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हाँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर राजनीतिक पार्टियां हैं ये इस मुद्दे को नहीं उठा रही हैं, जब ये टिकट का बंटवारा करती हैं तो फिर ऐसे जाति कैसे आंकड़े लगा लेती हैं कि उतने हीरे हैं, इतने लोधी हैं, इतने यादव हैं, इतने कुर्मी हैं, उनको वहाँ टिकट दी जाए। हाँ। तो जाति जनगणना तो होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पिछड़ों को तभी हक मिलता तभी हक मिल पाएगा। जी, एक और अहम सवाल मैं लूंगा आपसे कि अभी आप जैसे अभी बता रहे थे कुछ कि ये जो धर्म है वो कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है, ये कहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अभी भी जो अखिलेश जी की जो विचारधारा है, कभी वो परशुराम का फरसा पकड़े हुए नजर आते हैं, और अभी हाल ही में एक यज्ञ किया और उन्होंने बोला कि हमने ये यज्ञ जो किया है वो असुरों का नाश करने के लिए किया है, जबकि एक असुर एक आदिवासी जाति है। तो उसको लेकर के आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये उनका निजी मामला है, वैसे तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए मुझे। हाँ। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से धर्म जो है सार्वजनिक प्रदर्शन का विषय नहीं है मेरे हिसाब से। वो जो कर रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत है। फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि धर्म जो है वो सत्ता को चलाने का काम ना करे। तो किस तरीके की विचारधारा देख रहे हैं इस समय वर्तमान में आप अखिलेश जी में? अखिलेश जी इस समय दुविधा में फंसे हुए हैं, और यही अंतर जो है नेताजी की और अखिलेश जी की राजनीति में था। हाँ। नेताजी ने पाखंड को कभी महत्व नहीं दिया। हाँ। कभी गए हों तो मंदिर चुपचाप गए होंगे, घर में पूजा कर ली होगी, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन सार्वजनिक रूप से नेताजी ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, और वो हमेशा ओबीसी की राजनीति करते रहे। ये उनकी राजनीति की जो जड़ थी वो यही थी जिसपे अखिलेश जी नहीं चल रहे हैं। उसी वजह से इस समय जो है राजनीतिक सत्ता से बाहर हैं, और जब तक वो इस लाइन पर नहीं आएंगे मैं समझता हूँ कि उनका भी पार्टी का कुछ ज़्यादा भला होने वाला नहीं है। लेकिन एक और मैं चीज़ें देखता हूं, जैसे कि अन्य दल सड़कों पर नजर आते हैं। आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद लगातार सड़कों पर नजर आते हैं, कभी मध्य प्रदेश जाते हुए, कभी राजस्थान जाते हुए, लगातार वो दलित समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो जैसे इलेक्शन होने वाला होता है उसी से एक साल पहले या तो नजर आते हैं, लेकिन जमीनी जो लड़ाई लड़ते हुए नजर नहीं आते। उसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं आप? अब कारण तो वही, ये जवाब, इसका जवाब तो वही देंगे कि क्यों नहीं आते। लेकिन हाँ, मीडिया में जो हम लोग देखते हैं कई मुद्दे इस तरह के आए जिस पे पार्टी को सड़क पे होना चाहिए, और ये हमें लगता है कि नेताजी होते तो हमारी पार्टी सड़क पे होती, और नहीं होती है। तो ये सवाल तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, हम क्या जवाब दे सकते। चलिए अनुज जी से एक सवाल लेते हैं कि इसी सवाल को मैं दोहराता हूं, क्या अभी अखिलेश जी को अभी जो विचारधारा है उसको लेकर क्या कुछ कन्फ्यूजन है, या उसी विचारधारा पर चल रहे हैं जिस विचारधारा को मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव लेकर के चले थे, जो बहुजन विचारधारा को लेकर के चले थे, जो मंडल की विचारधारा को लेकर चले थे? तो क्या आप उनमें ये विचारधारा का अभाव देख रहे हैं, या उसी पटरी पर खेलना चाहते हैं, या दूसरे पिच पर खेलना चाहते हैं? क्या लगता है आपको अनुज जी, बताइए। देखिए कृष्णा जी, मंडल और कमंडल, सोशल जस्टिस और धर्म एक नदी के दो किनारे की तरह है जो कभी मिल नहीं सकते, है ना। अखिलेश जी में वैचारिक परिपक्वता का अभाव है अभी, और वैचारिक परिपक्वता का अभाव होने के कारण
उन्हें कभी फरसा पकड़ा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि मतलब जो है परशुराम का मंदिर बनाएंगे। परशुराम का मंदिर बनाएंगे तो आप जीत जाएंगे। पिछले अभी चुनाव जो निकल गया है विधानसभा का, उसमें फरसा लेते घूमते रहे, मंदिर बनाने की घोषणा की, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नहीं जीते। देखिए है क्या असल में, मैंने पहले भी कई बार इस बात को कहा है कि बीजेपी से अगर आपको जीतना है तो उसका एक ही विकल्प है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की लड़ाई, हक हिस्सेदारी की लड़ाई, खेत खलिहान की लड़ाई। ठीक है, क्योंकि बीजेपी से धर्म की पिच पर के जाकर के आप नहीं जीत सकते हैं। उसका कारण है, अगर लोगों को धार्मिक व्यक्ति चुनना है या धार्मिक दल चुनना है सत्ता के लिए, तो लोग उसको पसंद करेंगे चुनना जो ज़्यादा कट्टर धार्मिक है। जो कम धार्मिक है उसको नहीं चुनेंगे। बीजेपी कट्टर धार्मिक है, कट्टरवादी विचारधारा की पार्टी। मैं तो उसको धार्मिक भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो धर्म का इस्तेमाल सत्ता के लिए करती है। वो कट्टरवादी विचारधारा की पार्टी है जो धर्म का इस्तेमाल बड़े बेरहम तरीके से सत्ता के लिए करती है। अखिलेश जी या कोई भी गैर बीजेपी दल बीजेपी को धर्म की पिच पर जाकर के नहीं हरा सकता। उसके लिए अगर बीजेपी को हराना है तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मंडल और कमंडल एक साथ नहीं चलेगा। एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में फरसा कभी संभव ही नहीं है। ऐसे आप नहीं चल पाएंगे। एक साथ दो नाव पर पैर रखेंगे तो आप डूबेंगे। ये अखिलेश जी को समझने की जरूरत है। वो हमारे नेता हैं, समाज के नेता हैं, और आजकल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में ओबीसी के बड़े नेता हैं। तो ओबीसी के बड़े नेता होने के नाते हमारे नेता हैं, और हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई पर आएँ। वो किसान कमेरों की लड़ाई पर आएँ, मजदूरों की लड़ाई पर आएँ, दलितों की लड़ाई पर आएँ, पिछड़ों की लड़ाई पर आएँ, उनके हक हिस्सेदारी की लड़ाई को सड़कों पर आकर के लड़ें, तब जाकर के उनकी जीत होगी। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि राजनीति से आउट होने का समय आ गया। चलिए, मेरे साथ में ये उदयपुर गांव है और यहाँ पर तमाम लोग जुड़े हुए थे। सभी की विचारधारा और सभी से एक एक सवाल पूछने का प्रयास किया है। आप देखेंगे कि इस समय जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो काफ़ी लोग हो चुके हैं, और अखिलेश जी को भी यह तय करना होगा कि उनको किस पिच पर खेलना है, या तो धर्म की पिच पर या फिर सामाजिक न्याय की पिच पर। जैसे अनुज जी का कहना है, अगर सामाजिक न्याय की पिच पर खेलते हैं तो जरूर वो बड़े एक नेता बनेंगे, जैसे मुलायम सिंह, शरद यादव या लालू यादव का जिस प्रकार नाम है उसी प्रकार। और सभी का मानना है, सभी बुजुर्ग हैं, और ये जो मंडल यात्रा है वो इस गांव में जा चुकी है। और देखा जाए जो ओबीसी समाज है कहीं ना कहीं अपने हक अधिकारों को लेकर के चिंतित है, और वो प्रयास भी कर रहा है कि अपने हक अधिकारों को लेकर के वो आगे भी बढ़े, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो उसके हक अधिकार खतरे में हैं। जातिगत जनगणना, निजीकरण और मंडल कमीशन की अनुशंसाएं, तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है, और जो ओबीसी को मिलने चाहिए लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं। तो इतना ही आज के, और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवाद जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है। हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।